हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने हमारा पूरा HTML A to Z कवर कर लिया है विथ वन मेजर प्रोजेक्ट ऑफ HTML। तो आज की इस आज की इस वीडियो से हम लोग हमारे CSS की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या हो गया है, मेरा जो VS कोड एडिटर था जिसमें हम लोग ने अभी तक पूरा HTML सीखा और उसमें क्या पता कुछ इश्यू आ गया, तो उसकी वजह से हम लोग अभी एक नए एडिटर के अंदर काम करने वाले। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग VS कोड के अंदर ही कंटिन्यू कर सकते हो, या तो आप लोग भी अपना एडिटर जो है वो शिफ्ट चेंज कर सकते हो। तो दूसरा एडिटर कौन सा है? दूसरा एडिटर है हमारा फियोनिक्स एडिटर। तो उसके लिए हम लोग को सर्च मारना पड़ेगा phcode.io। तो जैसे आप लोग एंटर करोगे तो देखिए इधर आप लोग एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑटोमेटिकली इसका जो फाइल है वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद इसको खोल देना। जैसे हम लोग ने VS कोड इंस्टॉल किया था सेम ऐसे हम लोग फियोनिक्स कोड भी करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो इसका एक विंडो सेटअप आ गया है। कुछ मत करना, सिर्फ नेक्स्ट, अग्री, नेक्स्ट ये सब करते रहिएगा, हो जाएगा इंस्टॉल। ओके, अभी ये थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेगा और ये बाद में नेक्स्ट कीजिएगा, फिनिश। तो ये हो गया आप लोग का फिनिक्स कोड डाउनलोड। तो मैंने तो ये पहले से डाउनलोड करके रखा, तो मैं डायरेक्ट वही खोल रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे खोलिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग अपना ये खोलेंगे तो इधर आप लोग को जो है वर्किंग फाइल के अंदर एक भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने पहले से ये आपके लिए मतलब आप लोग को डेमो दिखाने के लिए बना के रखा था, इसलिए इधर आप लोग को इधर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा पूरा फिनिक्स कोड का सेटअप। तो सबसे पहले इधर आप लोग को 3 कॉलम दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला कॉलम है जिधर आप लोग को हमारे सारे फाइल दिखेंगे। दूसरा कॉलम है जिधर हम लोग अपना कोड करेंगे, और तीसरा कॉलम है हमारे आउटपुट का। तो हम लोग जो भी कोड करेंगे उसका तुरंत ही आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट इधर हम लोग का और एकदम राइट हैंड साइड में शो हो जाएगा। तो ये हमारा फियोनिक्स कोड एडिटर। और फाइल नेम हम लोग मतलब फाइल कैसे बनेंगे, सिंपली फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे। तो अगर मैं इधर करूँ demo.html, तो देखिए एक demo.html नाम का फाइल बन गया, जो कि हमारे वर्किंग फाइल के अंदर दिखाया जाएगा। मान लीजिए कि मुझे CSS का बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक नाम लेंगे और मैंने लिया demo.css। तो एंटर करने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो और CSS का भी एक फाइल क्रिएट हो चुका है। तो ये ऐसा करते हैं हम लोग हमारे HTML और CSS को फाइल को क्रिएट अंडर आर फिनिक्स कोड एडिटर। तो आगे के हम लोग हमारा पूरा CSS का जो भी पूरा कोर्स है वो हम लोग फिनिक्स कोड के अंदर ही करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग जो लिखते हैं CSS, तो CSS का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग HTML के अंदर CSS को कैसे ऐड करते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि कैसे लिंक करते हैं। तो HTML के अंदर CSS को लिंक करने का, ऐड करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला और दूसरा, मतलब पहले 2 तरीके में हम लोग क्या करते हैं, एच टी एम एल के ही फाइल के अंदर हम लोग CSS को ऐड करते हैं। और जो तीसरा मेथड होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक HTML का सेपरेटली फाइल बनाते हैं और एक CSS का सेपरेटली फाइल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले मेथड से। तो उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा हमारा HTML का एक फ़ाइल। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल, इसका हम लोग नाम देते हैं h.html। एंटर। देखिए HTML का हम लोग का फाइल बन के तैयार हो गया है। मान लीजिए कि मैंने इधर लिखा हेडिंग टैग के अंदर कोडी टैग। अभी इसको मुझे कुछ ना कुछ तो स्टाइलिंग ऐड करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका ध्यान से देखिए। सबसे पहला तरीका, हम लोग H1 के अंदर मतलब H1 टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट डालेंगे स्टाइल नाम का। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे कलर, मतलब हम लोग को जो भी चेंजेस करना होगा हम लोग लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने कलर और कॉलन डाला, तो आप लोग इधर देख सकते हो, इधर बहुत सारे कलर के बाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ गए। तो इसमें से मुझे एक्वा सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने एक्वा सेलेक्ट किया, देखिए आप लोग आउटपुट स्क्रीन पे इसका कलर ब्लैक से चेंज होकर हो गया एक्वा।
तो ये था हमारा पहला मेथड, पहला तरीका HTML के अंदर CSS को इंक्लूड करने का। अभी हमारा जो दूसरा मेथड है, उधर हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के बदले स्टाइल टैग ही यूज़ करते हैं। तो इधर हम लोग स्टाइल टैग जो है वो डालते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टाइल टैग डाला, तब अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को HTML के कौन से पार्ट को स्टाइल करना है। तो इधर मैंने, क्योंकि HTML में अभी तक सिर्फ एक ही लाइन लिखा है हेडिंग, तो क्योंकि इधर मैं हेडिंग को ही जो है उसको स्टाइल दूंगा, तो क्या करेंगे, H1 लिखेंगे। एंटर करने के बाद ये जो करली ब्रेसेस है वो डालेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो भी हम लोग का टैग का नाम होगा वो लिखेंगे। और उसके बाद ये आप लोग ने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि CSS का सिंटेक्स कैसे होता है, तो हम लोग ने जस्ट वही यूज़ किया है। अभी मान लीजिए मुझे इसका कलर चेंज करना है रेड से रेड को, तो क्या करूँगा, रेड लिखने के बाद कॉलन डाल दिया, सॉरी सेमी कॉलन। तो आप लोग इधर देख सकते हो इसका जो कलर है वो चेंज होके हो गया है रेड। तो ये हुआ हमारा दूसरा मेथड, दूसरा तरीका HTML के अंदर CSS को इंक्लूड करने का। अब चलिए देखते हैं हमारा तीसरा मेथड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। तो सबसे पहले ये जो स्टाइल टैग है इसको करते हैं डिलीट। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे मेथड की तरफ। तो उसके लिए मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CSS का एक अलग से सेपरेटली फाइल बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं फाइल, न्यू फाइल c1.css। एंटर करने के बाद देखिए CSS का एक फाइल क्रिएट हो गया। ये वर्किंग फाइल के अंदर पहला है हमारा HTML का फाइल और दूसरा हमारा CSS का फाइल। तो अगर मैं इधर CSS के अंदर भी मुझे क्या करना है, जो इसका हेडिंग टैग है HTML का उसको ही चेंज करना है। तो अब अगर मैं इधर लिखूँ H1 एंटर ब्रेसेस कलर कॉलन रेड सेमीकोलन, देखिए मैंने इधर लिख दिया, बट फिर भी हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हम कुछ चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड में हम लोग को सिर्फ इतना ही नहीं करना होता। मतलब हम लोग ने अभी तक किया, एक तो HTML का फाइल के अंदर HTML का कोड लिखा है और CSS के फाइल के अंदर CSS का कोड लिखा है, बट दोनों को लिंक तो किया ही नहीं। बेसिकली क्या होता है, इसका लिंकिंग करने के तीन मेथड में से जो पहले के दो मेथड होते हैं ना, क्योंकि पहले के दो मेथड में हम लोग एक ही फाइल के अंदर, मतलब सिर्फ HTML फाइल के अंदर ही हम लोग HTML और CSS दोनों, मतलब दोनों का कोड लिखते थे। तो दोनों का मतलब तो दोनों को लिंक करने का, दोनों को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट क्योंकि हम लोग तीसरे मेथड में HTML का कोड एक अलग फाइल में लिखते और CSS का कोड एक अलग फाइल में लिखते, इसके लिए हम लोग को जो हमारा तीसरा मेथड है उसके अंदर जो CSS के फाइल को HTML के फाइल के साथ लिंक करने के, मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे करते, देखिए HTML के फाइल के अंदर जाएंगे हम लोग वापस से, हेड के अंदर हम लोग बनाएंगे एक लिंक नाम का टैग, जिसके अंदर हम लोग दो एट्रीब्यूट लिखेंगे। सबसे पहले होगा REL। जैसे आप लोग REL इक्वल टू लिखोगे और इधर आप लोग को नीचे स्टाइल शीट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल शीट क्लिक करने के बाद तुरंत ही ये प्रिंट हो जाएगा। बाद में दूसरा है href के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा CSS फाइल का नाम c1.css, मतलब जो नाम से आप लोगों ने अपना CSS का फाइल बनाया है वो। तो जैसे ही मैंने ये देखिए, जैसे मैंने ये टैग जो एक, अगर मैं रिफ्रेश करूँ, जैसे ये हम लोग ने लिंक का टैग बनाया, तो ये जो इसका कलर चेंज होके हो गया रेड। अभी क्या होगा ना, अभी हम लोग CSS के फाइल के अंदर जो भी लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML के साथ लिंक हो जाएगा और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे उसका जो भी अपडेटेड वर्जन होगा वो प्रिंट होके हमारे आउटपुट पे दिखेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि HTML और CSS को लिंक करने के तीन तरीके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम लोग HTML के अंदर जो भी टैग लिखते हैं, मतलब हम लोग को चाहिए कि HTML के अंदर इस टैग को हम लोग को स्टाइलिंग करना है। तो उसी सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका मतलब मान लीजिए कि मुझे अगर कलर चेंज करना है,
मतलब उसका सिर्फ टेक्स्ट का कलर। तो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके कलर कॉलन जो भी कलर है वो लिखते हैं। दूसरा मेथड होता है हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखो। और तीसरा मेथड होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है और जिसमें और एक हम लोग एडिशनल काम करना पड़ता है ऑफ लिंकिंग। उसमें क्या होता है अलग से फाइल बना के हम लोग को जो भी चेंजेस करना है वो लिखते हैं। तो ये था हमारा 3 मेथड ऑफ लिंकिंग HTML विद CSS। सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि CSS का सिंटेक्स कैसे होता है। तो CSS के सिंटेक्स के लिए आप लोग को एक्चुअली हमारा जो अगला वीडियो है वो देखना पड़ेगा। उस वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया कि HTML और CSS दोनों को लिंक कैसे करते हैं। तो बेसिकली लिंक करने का तीन तरीके होते हैं, तीन मेथड होते हैं। तो इसमें उसमें से जो थर्ड मेथड होता है वो हम लोग 99% ऑफ द टाइम यूज़ करने वाले हैं। तो उसी मेथड के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CSS का सिंटेक्स कैसे होता है। तो अगर मैं आप लोग को इस वीडियो में ऊपर ऊपर से बताऊँ अब हमारे तीसरे मेथड के बारे में लिंकिंग, तो उसमें क्या होता है हम लोग उसमें HTML का एक अलग से फाइल बनाते हैं और CSS का एक अलग से फाइल बनाते हैं। बाद में HTML फाइल के अंदर हम लोग HTML का कोड लिखते हैं, CSS फाइल के अंदर हम लोग CSS का कोड लिखते हैं। बाद में दोनों को मर्ज करते हैं। तो वो मर्ज कैसे करते हैं वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। बट CSS का कोड कैसे लिखते हैं ये पार्ट हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब एक पार्ट इस वीडियो में और दूसरा पार्ट अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हम लोग हमारा पहला पार्ट देखने वाले हैं कि CSS फाइल के अंदर CSS का कोड कैसे लिखा जाता है। हमारे अगले वीडियो में हम लोग हमारा अगला पार्ट देखेंगे कि HTML का कोड लिख दिया, CSS का कोड लिख दिया, बट दोनों को मर्ज कैसे करोगे, दोनों को लिंक कैसे करोगे। तो इसी वीडियो में चलिए हम लोग अपना पहला पार्ट जो है वो सीख लेते हैं ऑफ CSS का सिंटेक्स। तो मान लीजिए कि मैंने HTML फाइल के अंदर एक हेडिंग टैग लिखा है, मतलब एक हेडिंग टैग बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है कोडिंग टैग। और जो हमारा हेडिंग टैग है उसके कंटेंट का जो कलर है वो मुझे चेंज करना है ब्लैक से रेड। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है, मुझे उसको चेंज करके करना है रेड। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग CSS फाइल के अंदर जो भी टैग मतलब जो भी टैग के अंदर हम लोग ने कोड पे लिखा है, हम लोग ने अभी H1 टैग के अंदर लिखा है, ऐसा ऐसा अज्यूम कीजिए, सब मानिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टैग होगा वो लिखेंगे, एंटर करने के बाद एक करली ब्रेसेस लिखेंगे। करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग को क्या चेंज करना है, हमारा एक मतलब हेडिंग टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसका कलर चेंज करना है। तो लिखेंगे कलर कॉलन, कौन सा कलर, देखिए कॉलन डालते ही इतने सारे कलर आए, कौन सा कलर मान लीजिए मुझे डार्क ऑरेंज करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेमी कॉलन लिख दूंगा। तो ये होता है हमारा CSS का सिंटेक्स। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले और देखने वाले हैं हमारे इस CSS के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज CSS के अंदर सीखने से पहले हम लोग को HTML के अंदर कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो मैंने इधर क्या लिखा है देखिए, हेडिंग और पैराग्राफ, ठीक है। हेडिंग के अंदर लिखा है कोडीपैग और पैराग्राफ के अंदर लिखा है वेलकम टू कोडीपैग। तो बेसिकली हम लोग आज देखने वाले हैं हमारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये सब। तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने के लिए हम लोग जब अगर बेसिकली देखें तो 3 कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट, टेक्स्ट और लाइन। तो चलिए देखते हैं ये सारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी से। तो चले जाते हैं हमारे CSS फाइल के अंदर। जैसे हम लोग हमारे CSS फाइल के अंदर जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अगर मान लीजिए हेडिंग टैग के अंदर कुछ तो स्टाइलिंग करवाना है। अगर मैं इधर लिखूँ टेक्स्ट, देखिए अगर मैं करूँ अलाइन सेंटर, तो ये जो टेक्स्ट है वो ये सेंटर में अलाइन हो गया। तो ये था हमारा टेक्स्ट अलाइन का प्रॉपर्टीज़। अगर जो पैराग्राफ टैग है, मान लीजिए मुझे उसको टेक्स्ट अलाइन करना है राइट या लेफ़्ट, तो क्या करूँगा, पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ टैग इसके अंदर लिखूँगा, बाद में करूँगा टेक्स्ट अलाइन में करूँगा राइट। तो ये देखिए शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। अगर हम मान लीजिए कि इसका भी जो अलाइनमेंट है ये हम लोग को चाहिए सेंटर में, तो इसको भी हम लोग सेंटर में बना देंगे, ठीक है। तो
सॉरी, हाँ, ये था हमारा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रॉपर्टीज़ जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर तीन मेन आते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। चलिए देखते हैं। तो हम लोग को अगर हेडिंग टैग के अंदर करना होगा तो क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, बाद में इधर देखिए ऑप्शन आ रहा है डैश, डॉटेड, डबल, लाइन थ्रू, ओवरलाइन, सॉलिड, बहुत सारे। तो अगर हम लोग को लाइन थ्रू करना है तो देखिए सब कट हो गया, कट मार्क आता है वैसा। बट अगर हम लोग इधर अंडरलाइन करें तो देखिए जैसे हम लोग HTML के अंदर यू टैग यूज़ करके मतलब उसको अंडरलाइन बनाते हैं, वैसे ही अंडरलाइन बना दिया। बाद में सेम अगर मुझे पैराग्राफ टैग के अंदर जो है टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करना है और उसको करना है लाइन थ्रू, तो वैसे वो कर लेते हैं। अभी चलिए देखते हैं हमारा अगला टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो कि है फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट मतलब क्या होता है, उसका अब बोल्ड होता है वैसा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल। फ़ॉन्ट वेट कितना चाहिए, 100, 200, 500, बोल्ड, लाइटर। अगर मैं लाइटर तो देखिए बोल्ड से हो गया लाइट। पर वही अगर मैं पैराग्राफ के अंदर इसको बोल्ड कर दूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट नीचे से बोल्ड सिलेक्ट करें तो देखिए ये बोल्ड हो गया। तो ऐसे काम करता है हमारा फ़ॉन्ट वेट। अब अगर हम लोग देखें हमारा अगला टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो कि है लाइन हाइट, तो चलिए वही देख लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम लोग हेडिंग टैग के अंदर लिखें लाइन हाइट और अगर इधर लिखे 220 पिक्सल, तो देखिए ये जो हाइट चेंज हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखिए आप लोग कंटिन्यूस लेना, इधर ही देखिए आउटपुट स्क्रीन पे ही देखिएगा कि इसमें ने 20 पिक्सल लिख दिया, इसका जो हाइट है वो कम हो गया। अगर मैं 20 के बदले इधर 100 पिक्सल लिख दूँ तो देखिए इसका जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये है हमारा अगला टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो कि है लाइन हाइट। तो ऐसे काम करते हैं हमारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग ने सीखा, मतलब अभी जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं इन CSS। तो अब हम लोग देखने वाले अबाउट कलर प्रॉपर्टीज़ इन CSS। तो कलर प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि आप लोग का जो भी टेक्स्ट है, जो भी मतलब जो भी रैंडम टेक्स्ट है उसका कलर जो है कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप लोग के पास और भी चार तरीके, चार मेथड है। सबसे पहला है RGB मेथड, दूसरा है RGBA मेथड, तीसरा है हमारा हेक्साडेसिमल मेथड और चौथा है कि डायरेक्ट कलर का नाम लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में बोलूँ, इजी टू हार्ड, सबसे पहला है डायरेक्टली कलर का नाम लिख दो। अगर आप लोग को कलर का नाम नहीं पता, मतलब कुछ तो नया कलर है, अतरंगी कलर है, तो क्या करो, हेक्साडेसिमल कोड डाल दो, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है कि आप लोग उसका RGB कलर कोड डाल दो। चौथा मेथड है आप लोग RGBA कलर कोड डाल दो। तो चलिए बारी बारी से ये चारों मेथड को आराम से और डिटेल में देखते हैं। तो इसको सबसे पहले करते हैं डिलीट, जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग ने अप्लाई किया था दोनों के ऊपर, ठीक है। अभी मान लीजिए कि मुझे ये जो हेडिंग है इसको क्या करना है, ये हेडिंग को मुझे कलर अप्लाई करना है मैजेंटा, ठीक है। तो अगर मैं इधर लिखूँ कलर, तो इधर से मैं डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहला मेथड अगर मैं बोलूँ तो देखिए इसमें मैजेंटा कलर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहली बात तो उसका कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा। अगर मैं इधर लिखूँ क्रिम्सन तो उसका कलर इधर प्रिंट हो गया। और अगर सेम में पैराग्राफ टैग में आप लोगों को दिखाऊँ तो इसको अगर मुझे कलर अप्लाई करना है एक्वा, तो देखिए एक्वा कलर ये बहुत लाइट है, चलो चेंज कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग अप्लाई करें हैं ब्लू, तो ये इधर ब्लू अप्लाई हो जाता है। बट अगर अ, अभी चलिए देखते हैं दूसरा मेथड हम लोग का, ठीक है। तो दूसरा मेथड, सॉरी हाँ, दूसरा मेथड के लिए क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं,
कलर लिखते हैं, बाद में हेक्साडेसिमल लिखते हैं। पहला दो जो होता है वो होता है रेड के लिए, बाकी के दो ग्रीन के लिए और बाकी के दो ब्लू के लिए। अगर मैं इधर लिखूँ 889900 सेमीकोलन, तो देखिए इसका कलर जो है इस उस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो बेसिकली आरजीबी का सॉरी हेक्साडेसिमल कोड क्या है, हेक्साडेसिमल के अंदर ना हम लोग सबसे पहले हैश यूज़ करते हैं। हैश के बाद और 6 डिजिट हम लोग लिखते हैं। उसमें से पहले 2 डिजिट रेड कलर इंडिकेट करता है, बाकी के मतलब बीच के दो ग्रीन और आखिरी के दो ब्लू। RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो ऐसे डिवाइड होता है टू इंडिविजुअल में। ठीक है, तो अगर ये देखिए इधर हम लोग को एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो मान लीजिए कि मुझे कोई भी कलर अप्लाई करना है, उस हिसाब से इधर जो है RGB कलर कोड अप्लाई हो जाएगा। ये मान लीजिए मुझे ऐसा कोई भी कलर डालना है, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो RGB कलर कोड वो इधर अप्लाई हो रहा है। तो यही फ़ायदा है इस कोड एडिटर का, इसका कंपाइलर का। ठीक है, तो इधर हम लोग ने क्या किया, हेक्साडेसिमल कोड अप्लाई कर दिया। अगर सेम हम लोग इधर पैराग्राफ टेक के अंदर अप्लाई करें कलर हेक्साडेसिमल, चलिए रैंडमली कुछ भी पहले तो डाल देते हैं। तो देखिए उस हिसाब से हमारा जो कलर है वो आ गया। अगर इसको भी एडिट करना चाहते हैं तो अभी हम लोग इधर इसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको किया मैं एकदम डार्क ग्रीन, या तो चलिए पर्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका हेक्साडेसिमल मेथड का, मतलब दूसरा मेथड से हम लोग किसी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा मेथड की तरफ अगर बढ़े RGB मेथड, तो उसमें क्या होगा अब चलिए वो देखते हैं। अगर हम लोग लिखे कलर, बाद में लिखे RGB, फिर कोई भी नंबर लिख दो 245, तो देखिए उस हिसाब से इधर जो है वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इधर देखिए क्या है, डू नॉट यूज़ डुप्लीकेट स्टाइल डेफिनेशन, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने इधर पहले से 2 बार जो है वो कलर यूज़ कर दिया है, ऐसा नहीं चलता। तो इसको सबसे पहले तो हटाते हैं। तो देखिए इसका जो है वो ब्लैक है, तो अगर हम लोग को चाहिए चेंज करना, ये ठीक ठाक लग रहा है, चलिए यही रखते हैं। तो ये हमारा ये ऑलमोस्ट सी ब्लू टाइप का थोड़ा सा कलर है, उसका RGB कलर गार्ड है 22 118 166। तो ऐसे हम लोग जो है RGB कलर कोड अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग इधर अप्लाई करें, ठीक है, RGB, और अगर इधर 56 87 2, तो इसका जो RGB कलर कोड है आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा ग्रीनिश जैसा लग रहा होगा। तो इसका RGB कलर कोड इधर जो है अप्लाई हो चुका है। तो ये हमारा तीसरा मेथड है ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ आवर टेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग देखा कि डायरेक्ट उसी कलर का नाम ही लिख दो, बात ही खत्म। दूसरा मेथड सॉरी इधर सेमीकोलन आएगा। हाँ, दूसरा मेथड हम लोगों ने देखा अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें कि 6 डिजिट होते, मतलब सबसे पहले आता है हमारा हैशटैग, उसके बाद आता है हमारा 6 डिजिट। पहले 2 डिजिट इंडिकेट करता है हमारा रेड कलर को, बाकी के दो हमारे ग्रीन को, और आखिरी के दो हमारे रेड कलर को इंडिकेट करता है। बाद में हम लोग ने देखा हमारा तीसरा मेथड जो कि RGB मेथड। तो चले अब देखते हैं हमारा चौथा मेथड और आखिरी मेथड जो कि हमारा RGBA मेथड, टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, टू अप्लाई द कलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो RGBA मेथड में सिर्फ एक ही फ़र्क है, ए का। एक ही होता है, ए होता है हमारा अल्फ़ा चैनल। अल्फ़ा चैनल मतलब देखिए इधर जो है हमारा ब्लू है, ठीक है, बट ये ब्लू कितना ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कितना दिखेगा, कितना कम दिखेगा, कितना ज़्यादा दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं RGBA की मदद से। तो अगर मैं इधर लिखूँ ए, और इधर मैं अगर लिखूँ कोमा करके 0, तो देखिए ये पूरा गायब ही हो गया। अगर मैं करूँ 1, तो एकदम हल्का सा दिख रहा है, 2 और डार्क दिख रहा है, 3 थोड़ा सा डार्क हुआ, 4 थोड़ा ज़्यादा डार्क हुआ, अगर मैं लिखूँ 100 तो और भी डार्क होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 0 करूँ तो एकदम ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट अगर मैं 1 लिखूँ या 2 लिखूँ या 3 लिखूँ तो उसकी सब चीज़ें है वो दिखना चालू हो जाएगा। तो ये होता है हमारा RGBA कलर कोड मेथड। सेम अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ पैराग्राफ के ऊपर, तो इधर लिखते हैं RGBA, इधर लिखते हैं हमारा 1,
अगर लिखे 0 तो ये भी गायब हो जाएगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, मतलब उसके हिसाब से वो चेंज होते जाएगा। तो ये है हमारा चौथा मेथड जो कि RGBA मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने टोटल 4 मेथड देखे ऑफ कलर प्रॉपर्टीज। सबसे पहला डायरेक्ट नेम लिख दो, दूसरा हेक्साडेसिमल मेथड, तीसरा RGB मेथड और चौथा RGBA कलर कोड मेथड। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा अबाउट कलर प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो है इसको मारते हैं डिलीट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने मतलब पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, पैराग्राफ टैग हेडिंग टैग का जो कलर था वो चेंज किया था। बट इस मतलब ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करने वाले, बॉडी का जो कलर है, मतलब जो पूरा वेब पेज का कलर है वही चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी टैग लिखेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर करेंगे। मान लीजिए मुझे करना है एक्वा, तो देखिए जैसे मैंने एक्वा लिखा पूरा इसका जो बैकग्राउंड है वो हो गया एक्वा। अगर मुझे इसका जो कलर है वो चाहिए, इसमें से कोई भी एक रैंडम सिलेक्ट करते हैं। अगर मुझे इसमें से चाहिए, कौन सा लेते हैं, चलिए लिया फॉरेस्ट ग्रीन। देखिए एकदम डार्क ग्रीन आ गया ना। अगर हम लोग लेते हैं येलो, आ गया इसका पूरा बैकग्राउंड येलो, ठीक है। और अगर कुछ भी एडिट करना है तो इधर से ये भी आप लोग कर सकते हो। देखिए चलिए यही ले लेते हैं। तो ऐसा हम लोग चेंज करते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज इन CSS। हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने सीखा प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, कलर प्रॉपर्टीज़ और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़। तो अब हम देखने जाने वाले हैं अबाउट सिलेक्टर्स इन CSS। तो सबसे पहले तो जानते कि सिलेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। बाद में हम लोग सीखेंगे कि सिलेक्टर्स क्यों यूज़ होते हैं, बाद में सिलेक्टर्स कैसे यूज़ होते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, बाद में देखेंगे द नीड ऑफ सिलेक्टर्स, बाद में देखेंगे द वर्किंग ऑफ सिलेक्टर्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग एकदम डिटेल में ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, तो CSS के अंदर टोटल 4 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, दूसरा होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, तीसरा क्लास सिलेक्टर और चौथा ID सिलेक्टर। तो जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट में। तो अभी जानते हैं कि हम एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और कलर प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो में हम लोग ने जैसे टेक्स्ट का जो कलर था, जो फ़ॉन्ट था वो कैसे चेंज किया था, वो हम लोग ने चेंज किया था यूजिंग एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर मतलब क्या होता है, मतलब देखिए इधर हम लोग ने क्या किया, कोडी पैक जो है ये हम लोग ने हेडिंग टैग के अंदर लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, CSS के अंदर वही टैग का एक मतलब वही टैग लिख देंगे और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग को जो भी काम करना है वो लिख देंगे। तो ऐसे हम लोग ने चेंज किया था बराबर यूजिंग मतलब ऐसे हम लोग ने काम किया था इन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड कलर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज। तो यही होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या कहता है कि मतलब आप लोग ने जो भी टैग, आप लोग को जो भी कंटेंट के लिए स्टाइलिंग करना है वो जो भी टैग में हो वो टैग का नाम लिख दो सिंपली CSS फाइल के अंदर, और बाद में कर्ली ब्रेसेस डाल के आप लोग को जो भी चेंज करना है वो कर दो। बाद में चाहे वो कलर हो, फॉन्ट वेट हो, फॉन्ट डेकोरेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर्स। बाद में अगर हम लोग बात करें हमारा क्लास और ID सिलेक्टर्स के बारे में, तो क्लास और ID सिलेक्टर्स दोनों का यूज़ एक ही है, ठीक है, दोनों का एक ही यूज़ है, बट उसका एक ही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हम लोग उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका नीड क्या है, इसका ज़रूरत क्या है क्लास और ID सिलेक्टर्स का। तो मान लीजिए कि ये जो एक सेंटेंस है, मतलब पैराग्राफ का, हेलो वेलकम टू कोडीपैक, इसको अगर मैं कॉपी करके टोटल 5 बार प्रिंट करूँ, मतलब और 4 बार मैं इसको पेस्ट करूँ, 1 2 3 4,
तो ये टोटल 5 बार प्रिंट हो चुका है। अभी अगर हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करके इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं रेड को, ठीक है। तो इधर क्या होगा ना, इधर जितने भी पैराग्राफ स्टेटमेंट है वो सारे, मतलब वो सारे के सारे पैराग्राफ स्टेटमेंट का कलर रेड में चेंज हो जाएगा। बट अगर हम लोग को चाहिए कि HTML में जाते हैं, हाँ देखिए ये जो 9th लाइन वाला पैराग्राफ है इसका मतलब ये वाला लाइन का कलर रेड हो, इसका कलर जो है वो ब्लू हो, इसका पिंक हो, इसका पर्पल हो, इसका येलो हो या ऑरेंज हो, कोई भी हो। तो मतलब कहने का मतलब है ये है कि अगर हम लोग को इंडिविजुअली कलर सारे में अप्लाई करना है तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं हम लोग हमारे आईडी और क्लास सेलेक्टर यूज़ करके। ये हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करके नहीं कर सकते, इसीलिए CSS के अंदर हम लोग को मिला गया है क्या, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्लास सेलेक्टर्स और आईडी सेलेक्टर्स हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक एट्रीब्यूट की तरह बनाते हैं। क्लास इक्वल टू नाम देते हैं इसका, ये क्लास का नाम हो गया 1, ये क्लास का नाम हो गया एग्जाम्पल में दूँ 2। अगर इसका मतलब अगर ये क्लास का नाम दूँ मैं 3, बाद में अगर मैं ये क्लास का नाम दूँ 4 और ये क्लास का नाम दूँ 5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है क्लास बनाते हैं। अब चलिए देख जाते हैं हमारे CSS के फाइल के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, P के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, .1, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है, .1, बाद में .2, .3, .4 एंड .5। पहले में मुझे चाहिए कलर रेड, दूसरे में चाहिए कलर ब्लू, तीसरे में चाहिए मुझे कलर ऑरेंज, चौथे में चाहिए मुझे कलर पर्पल और पांचवे में चाहिए मुझे कलर येलो। ये बहुत लाइट लग रहा है तो चलिए इसका कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। तो देखिए आप लोग इधर देख सकते हो, अगर मतलब जब भी हम लोग ने एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ किया था तभी सारे स्टेटमेंट का कलर सेम आ रहा था। बट जैसे ही हम लोग ने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया तभी हर एक का कलर जैसे हम लोग को इंडिविजुअली अप्लाई करना था वैसे हम लोग ने कर दिया। फ़र्क क्या हुआ, एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर हम लोग वो टैग का नाम लिखते थे, बट क्लास सिलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो HTML के अंदर मतलब जो भी टैग के ऊपर हम लोग को स्टाइलिंग करना है वो टैग के अंदर जाके एक क्लास इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर उसका नाम देके उसको पूरा एक एट्रीब्यूट बना देते हैं। बाद में CSS के अंदर जब भी हम लोग क्लास बनाएंगे तो उसको हम लोग डॉट से लिखते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए .1, .2, .3 ऐसा, .4, .5। बट जब भी हम लोग आईडी लिखेंगे, आईडी का यूज़ भी सेम ही है, जो क्लास का यूसेज है वही हमारा आईडी सेलेक्टर का यूज़ है, क्या कि सारे इंडिविजुअल को अप्लाई करना। बट एक मेजर डिफरेंस है वो हम तो थोड़ी देर बाद में इसी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने इसको क्लास की जगह आईडी बना दिया, पहले दो को हम लोग चेंज करते क्लास से आईडी। तो आईडी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आईडी के लिए हम लोग डॉट नहीं बल्कि हैश का इस्तेमाल करते हैं। देखिए #1, #2, .3, .4, .5 और इधर ID1, ID2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। मतलब आईडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैश और क्लास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट। क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि इंडिविजुअली हम लोग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, ठीक है। तो ये तो था सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि हम लोग को सिर्फ कलर चेंज करना, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को हर एक सेंटेंस के ऊपर अलग अलग एनिमेशन भी अप्लाई करना हो, ठीक है। अलग अलग साइज़ अप्लाई करना हो, अलग अलग बोल्ड लाइट ऐसा अप्लाई करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं हमारा क्लास और आईडी सिलेक्टर का। तो अभी चलिए देखते हैं कि क्लास और आईडी सिलेक्टर के बीच एक डिफरेंस जो मैंने आप लोग को बताया था अभी थोड़ी देर पहले वो क्या होता है। तो अगर हम लोग चाहे हमारे HTML के फाइल के अंदर वापस से, और अगर आईडी के अंदर मैंने इधर देखिए दो आईडी बनाया है, एक नाम 1 से मतलब एक का नाम है 1 और दूसरा का नाम है 2। अगर मैं दोनों का नाम 1 डाल दूँ, ठीक है, अगर मैं इधर दोनों का नाम जो है 1 डाल दूँ
और ये 2 वाले को कॉपी करके डिलीट मार दो, ठीक है। तो इधर देखिए क्या आ रहा है, डुप्लीकेट आईडी, नो डुप्लीकेट आईडी, मतलब आईडी के लिए ना भले इधर आउटपुट में कभी कभी आ जाता होगा, बट ओरिजिनली ये इसको हम लोग एरर कहते हैं। मतलब आईडी के लिए ना हम लोग एक ही नाम से दो दो आईडी नहीं बना सकते। अगर हम लोग को चाहिए कि मान लीजिए कि आप लोग ने बहुत बड़ा वेब पेज बनाया है 1000 लाइन का, मतलब इसके अंदर 1000 पैराग्राफ टैग्स है। आप लोग को चाहिए कि वो 1000 पैराग्राफ टैग में से 200 पैराग्राफ टैग का कलर जो है वो सेम हो। तो आप लोग क्या करोगे, मतलब सारे को सेम आईडी दोगे, बट वो एरर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लास। मतलब अगर हम लोग को मल्टीपल टैग्स, मतलब मल्टीपल लाइन को सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो हम लोग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। देख इधर कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर मैं ये लिखूँ तो अगर मैं क्लास में, मतलब मल्टीपल क्लास के लिए अगर मैं सेम नाम डालूँ ना, तो इधर कोई भी एरर नहीं आएगा। बट देखिए अगर मैं इधर 1 लिखता हूँ आईडी के लिए, तो इधर एरर आएगा। मतलब आईडी के लिए हम लोग सेम नेम नहीं दे सकते अलग अलग टेक्स्ट को, बट क्लास के लिए हम लोग सेम नेम दे सकते हैं। तो यही है एक मेजर डिफरेंस इन क्लास एंड आईडी। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि सिलेक्टर्स क्या होते, सॉरी हाँ, सिलेक्टर्स क्या होते, कौन कौन से होते। तो कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, यूनिवर्सल, वो भी हम लोग देखने वाले। यूनिवर्सल होते हैं एलिमेंट, क्लास, आईडी। बाद में हम लोग ने देखा कि उसका वर्किंग, मतलब वो क्यों, सॉरी इसका नीड देखा कि वो हम लोग को उसकी ज़रूरत क्यों पड़े, उसका नीड क्या है। बाद में हम लोग ने देखा उसका वर्किंग कैसे होता है। बाद में हम लोग ने क्लास और आईडी सिलेक्टर के बीच में एक मेजर डिफरेंस जो है वो देखा। तो चलिए अब देखते हैं कि एलिम जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है वो। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए ना हम लोग एक काम करते हैं, ये सारे क्लास और आईडी और एलिमेंट सिलेक्टर्स को मारते हैं डिलीट। इसमें हम लोग ने जो भी ये डाला है क्लास और आईडी एट्रीब्यूट, उसको भी डिलीट मार लेते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर्स कैसा काम करता है। तो अगर अभी हम लोग जाते हैं हमारे CSS वाले फाइल में, और अगर हम लोग डिक्लेयर करें हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर को, और अगर हम लोग कलर डालें, सॉरी हाँ, कलर डालें ब्लू, देखिए हमारे वेब पेज पे जितने भी लाइन हो गए, चाहे वो हेडिंग हो, फॉन्ट हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, वो सारे का कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ब्लू। मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर बिल्कुल ही उसके नाम की तरह काम करता है। क्या करता है, यूनिवर्सली, मतलब पूरे के पूरे वेब पेज में जितने भी टेक्स्ट हो गए, सबको वो सेम प्रॉपर्टीज असाइन कर देगा जो भी हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर डालोगे। मतलब मान लीजिए कि अगर आप लोग को सिर्फ एक हेडिंग का ही प्रॉपर्टीज चेंज करना है, बट अगर आप लोगों ने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर डाल दिया, तो वो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर से क्या होगा, आपके वेब पेज पे जितने भी टेक्स्ट है, वो सारे का जो कलर है, मतलब सॉरी कलर नहीं, वो सारे के जो भी अपने आप लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखे होंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, वो सब में सेम सेम टू सेम, मतलब कॉपी पेस्ट डिट्टो अप्लाई हो जाएगी। बट अगर आप लोग को चाहिए कि अलग अलग अप्लाई हो, तभी हम लोग यूज़ करते हैं क्लास और आईडी सिलेक्टर्स का। तो आज की इस वीडियो में कुल मिला के हम लोग ने टोटल 4 टाइप के सिलेक्टर्स देखे। सबसे पहला देखा एलिमेंट सिलेक्टर, बाद में देखा क्लास सिलेक्टर, बाद में देखा आईडी सिलेक्टर, बाद में देखा यूनिवर्सल सिलेक्टर। बाद में हम लोग ने चारों का सबसे पहले तो देखा कि नीड क्या है, कि उसकी ज़रूरत क्या है। बाद में देखा कि उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो ये था सिलेक्टर्स इन CSS। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि बॉक्स को हम लोग कैसे बनाते हैं यूजिंग बॉक्स प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वो बॉक्स को हॉरिजॉन्टली कैसे अलाइन करते हैं यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती है, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन। तो आज के इस वीडियो का जो आउटपुट होगा, ये होगा हम लोग का ऐसा, मतलब दो ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली अलाइन कैसे करते हैं। तो इसको मतलब इसके कोड को समझने से पहले और उसको कोड को रन करने से पहले चलिए समझते हैं कि इनलाइन क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछली बार जो हम लोग ने कोड लिखा था उसी का आउटपुट रन करेंगे। तो ये था आउटपुट, ठीक है, पिछले कोड का। तो अभी मान लीजिए कि इसका जो हाइट है, कितना है इसका हाइट, 197 और विथ है 250, ठीक है। हाँ, तो इसका जो हाइट है वो है 197 और विथ है 250, दोनों का इंडिविजुअल है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, ये जो अगर हम लोग इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन डिक्लेयर करें, स्पेसिफाई करें, तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये 197 हाइट कंज्यूम करेगा और विथ कंज्यूम करेगा पूरा एरिया। मतलब मान लीजिए कि ये वाइट स्पेस जो वेब पेज है ये पूरा 800 पिक्सल का है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 197 पिक्सल इंटू 800 पिक्सल, मतलब हाइट 197 और विथ पूरा 800 पिक्सल, दोनों बॉक्स। तो उससे क्या होगा, देखिए ये एक बॉक्स है, ये इतना ही हाइट का जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, बट इसका जो विड्थ है ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग दूसरा बॉक्स बनाएंगे वो उसके नीचे, मतलब उसके नीचे आएगा, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसके नीचे आ जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको इनलाइन ना करके ब्लॉक या तो इनलाइन ब्लॉक स्पेसिफाई करते हैं। ब्लॉक से क्या होगा कि हम लोग ने इसका जितना भी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई किया है, मान लीजिए कि हम लोग ने इसका हाइट और विड्थ स्पेसिफाई किया है 197 इंटू 250, तो ये सिर्फ इतना ही एरिया लेगा। मतलब पहले क्या हो रहा था कि ये जो बॉक्स था वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई करता था, बट अगर हम लोग इसको ब्लॉक करें तो इनलाइन ब्लॉक स्पेसिफाई करेंगे, तो उससे ये सिर्फ उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जिससे कि बाय डिफॉल्ट बाकी एरिया खाली रहेगी। तो वो खाली एरिया में ये जो दूसरा बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो ये था ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में फ़र्क क्या है? क्योंकि दोनों का काम तो एक ही है कि मतलब अगर हम लोग ब्लॉक डिक्लेयर करें या इनलाइन ब्लॉक डिक्लेयर करें, दोनों से हम लोग का जो बॉक्स है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा। बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप लोग ब्लॉक स्पेसिफाई करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आप लोग आपका विड्थ जो है, मार्जिन जो है, मतलब आपका बॉक्स का प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखा था इधर, हाइट विथ बॉर्डर, इसको आप लोग स्पेसिफाई कई बार नहीं कर पाओगे। बट अगर आप लोग इनलाइन ब्लॉक स्पेसिफाई करो, तो इनलाइन ब्लॉक यूज करके दोनों काम होगा, मतलब टू इन वन यूज है कि हॉरिजॉन्टली भी अलाइन हो सकता है, प्लस हम लोग बॉक्स प्रॉपर्टीज जो है, हाइट विथ बॉर्डर पैडिंग मार्जिन, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक यूज करें तो ही दोनों तरफ फायदा है। क्यों? क्योंकि इनलाइन में क्या होगा, सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा ही नहीं। अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो अगर हम लोग ब्लॉक यूज करें तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन तो हो जाएगा, बट उसका जो बॉक्स प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग मॉडिफाई चेंज नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम लोग इनलाइन ब्लॉक यूज करें तो उसमें ये दोनों ही इसमें दोनों ही डिसएडवांटेज जो है वो सॉल्व हो जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। पहला, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा, और दूसरा हम लोग बॉक्स प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था हम लोग का इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक का थियरी। तो जो नन है वो ना पढ़े तो भी चलेगा, क्योंकि ये कुछ इसका हम लोग इतना इम्पोर्टेंट यूज करते हैं नहीं। मेनली तो ये तीन ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। तो ये था हम लोग का थियरी, मतलब ऐसा समझने के लिए कि इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग डिक्लेयर करें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बाद में इसको करें रन, तो देखिए इसमें आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इससे क्या हुआ कि बॉक्स वन जो है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, 197 इंटू 250 पिक्सल, जिससे कि ये बाकी का एरिया जो है वो खाली रह गया, और ऑटोमेटिकली दूसरा बॉक्स बाजू में ही अलाइन हो गया जो कि सेम हाइट और विड्थ का है, 197 इंटू 250 पिक्सल। तो ये था हम लोग का इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी और इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी।
तो ज़्यादातर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जो है वो इनलाइन ब्लॉक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लॉक से क्या होगा, हॉरिजॉन्टली तो अलाइन हो जाएगा, बट जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, बॉक्स प्रॉपर्टीज हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी में 99% ऑफ द टाइम जो है इंक्लाइन ब्लॉक का ही, सॉरी इधर इनलाइन आएगा, इनलाइन ब्लॉक का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ CSS।